नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए देखते हैं आज हम किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो आज का हमारा आर्टिकल है द हिंदू से लिया गया है, जुडिशरी में फेडरलिज्म के बारे में ये बात करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच के रिलेशंस के बारे में बात करता है, किस तरीके के से इन दोनों के बीच के डायनामिक्स चेंज हुए उस बारे में भी आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ पर हम बात करेंगे, जो कि लॉ सीखो की इनिशिएटिव्स है। महत्वपूर्ण समाचार और लीगल जगत की हमारी खबरें हम जानेंगे इन सेक्शंस में। चलिए आर्टिकल की ओर आते हैं। तो आर्टिकल में अगर हम देखें तो जुडिशरी के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी है। जुडिशरी में जो संघवाद है, जो न्यायपालिका में संघवाद है, उसके बारे में बात की गई है। समाचार में ये क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, अब उसमें एक इम्बैलेंस सा आता हुआ दिख रहा है। अर्थात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है वो सच में सुप्रीम बन चुका है और हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंस कम होते जा रहा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो जब ब्रिटिश राज था उस वक्त हमारे देश में प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी और देश के 3 मुख्य हाई कोर्ट थे जो उस समय के एज अ सुप्रीम कोर्ट एक्ट होते थे उन प्रेसिडेंसीज में। सुप्रीम कोर्ट का जो कंसेप्ट है ये हमारे देश की आज़ादी के बाद में आया और सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक नया कोर्ट था और ये जो 3 प्रेसिडेंसी और इनके अलावा जो हाई कोर्ट्स थे अपने आप में यहाँ पर अपने आप में इस्टेब्लिश्ड थे। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बात आपको बताना चाहता हूँ जिसका जिक्र इस आर्टिकल में भी किया गया है। जस्टिस एमसी छागला के पास में ये ऑप्शन था कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यूली अपॉइंटेड जज बने या वो एक स्टैब्लिश्ड बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने रहे। तो उन्होंने इस दोनों निर्णय में से उन्होंने सिलेक्ट करा कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि अपने आप में एक स्टैब्लिश्ड हाई कोर्ट है जिसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी थी उस समय, उस टाइम उन्होंने ये माना कि वो सुप्रीम कोर्ट एक नए नवेले जज बनने के बजाय वो एक हाई कोर्ट में एक इफेक्टिव जज बने रहेंगे। तो अपने आप में एक समय ऐसा था तब हाई कोर्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी सुप्रीम कोर्ट से, और आज अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। हम जब भी फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम फेडरलिज्म हमारी विधायिका और कार्यपालिका के बीच में बात करते हैं, लेकिन जुडिशरी की फेडरलिज्म के बारे में काफ़ी कम चर्चा होती है। तो उसी चीज़ को इस आर्टिकल में एड्रेस किया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि ये हाई कोर्ट के ऊपर एक कोर्ट है जहाँ पे आप हमेशा अपील कर सकते हैं, परंतु अगर सत्यता हम देखें तो ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट अपने क्षेत्र में, अपने जुरिस्डिक्शन में सुपीरियर है और अगर कुछ मामला जो है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर अपना कुछ रुख रखना चाहे या जिसमें कुछ स्कोप हो, कोई लॉ का क्वेश्चन हो या कुछ ऐसा स्कोप हो जो छूट जाए हाई कोर्ट से, तभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कि अगर इट्स लाइक अ डबल फिल्टर, कि अगर कोई चीज़ चुक जाती है तो वो हम सुप्रीम कोर्ट से वहाँ से रेमेडी ले सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सेम लेवल पे रखा हुआ है। इसीलिए आज़ादी के वक्त जब एमसी छागला के पास में, जस्टिस एमसी छागला के पास में ऑप्शन था तो उन्होंने हाई कोर्ट को चुना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में अपने आप में लोगों के संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट बचाने के लिए हाई कोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इमरजेंसी के दौर में जब यहाँ पर हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो देश के 9 अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इमरजेंसी को और फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन को गलत माना था। वही जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में गया तो यहाँ पे सारे हाई कोर्ट्स के निर्णय को बदल दिया गया। तो यहाँ पे हाई कोर्ट इमरजेंसी के वक्त भी यहाँ पे लोगों के फंडामेंटल, हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन 3 अलग अलग यहाँ पर चीज़ें बताई गई है जिसके कारण एक इम्बैलेंस दोनों के बीच में क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले अगर हम 90s के बाद में बात करें तब कॉलेजियम अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जज ये डिसाइड करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनेगा और किसका कब कैसे किस हाई कोर्ट से ट्रांसफर होगा। तो इस संदर्भ में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जज की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस पावर का क्रिएट हो गया, क्योंकि अब उनके हाथ में ये पावर आ गया कि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कब, कहां से कब, किस तरीके से किया जा सकता है और किसे हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करे। दूसरा जो चीज आती है वो ये है कि काफी
बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि नए नए ट्राइब्यूनल्स बन रहे हैं जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जुडिशरी का, जिसमें पहले एनसीएलटी आया, कंज्यूमर्स के लिए आया। कुछ मामलों में ट्रिब्यूनल्स होना जरूरी है, लेकिन अब हर छोटे छोटे मुद्दों के लिए भी ट्रिब्यूनल बनने लग गया है। तो एक ये पैरेलल सिस्टम सरकार के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि मामला जो है सामान्यतः पहले ये हुआ करता था कि ट्रिब्यूनल से निर्णय आता था और फिर वो हाई कोर्ट में जाता था अगर उसमें कुछ अपील की जाती है तो। लेकिन अब कानून इस तरीके से सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं कि उसमें हाई कोर्ट का जो अपील करने का दायरा है वो खत्म करके सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एनसीएलएटी से अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पर अभी इस तरीके के कानून में बदलाव किया जा रहा है कि डायरेक्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो रही है। कंज्यूमर के मामलों में भी देखें तो डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की वैल्यू जो है वो अपने आप में कम हुई है और इसके कारण भी इम्बैलेंस बढ़ा है। उसके अलावा कुछ बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता है। इन मुद्दों में ये क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, इसमें हाई कोर्ट जो है वह सही निर्णय दे सकता है। उदाहरण के लिए इस आर्टिकल में बताया गया है कि दीपावली में क्रैकर बर्न करने का जो एक इश्यू था ये अपने आप में एक क्षेत्रीय है। अलग अलग भारत के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से दीपावली बनाई जाती है, अलग अलग समय पर दीपावली बनाई जाती है। दिन में कोई रात में बनाता है, कोई सुबह बनाता है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को अपने पास लिया और कह दिया कि शाम में सिर्फ 2 घंटे दीपावली बनाई जाएंगी। देश के अलग अलग ऐसे हिस्से हैं जहां पर सुबह के समय में दीपावली बनाई जाती है, वहां पर सुबह क्रैकर जलाए जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत क्षेत्रीय मुद्दा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी या संज्ञान जरूरी नहीं था। ये हाई कोर्ट एक रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकते थे। उसके अलावा गोकुल अष्टमी के दिन जो दही हंडी का कार्यक्रम होता है ये भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ राज्यों में काफी ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस होता है, कुछ राज्यों में इस तरीके से उसे नहीं, दही हंडी के रूप में गोकुलाष्टमी को नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी इस मामले में भी इसकी हाइट कितनी होगी, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने पास में ले लिया। इससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्बैलेंस पावर का क्रिएट हुआ। तो छोटे छोटे मुद्दों में जहाँ पर क्षेत्रीय है, लोकल मुद्दे हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर चलते रहेगा तो कहीं ना कहीं स्टेट जुडिशरी जो है वो अपने आप में वीक हो रही है, जो कि हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और हमारे देश की जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके भी अगेंस्ट जाता है और ये हमारी न्यायपालिका को मजबूत ना बनाते हुए कमजोर रूप में ही बदल रहा है। चलिए आते हैं अब न्यूज़ अपडेट्स की ओर। बप्पी लहरी, भारत के बहुत ही फेमस सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी, इनका देहांत हो गया है 69 वर्ष की आयु में मुंबई में। ये लंग्स संबंधित डिजीज से काफी लंबे समय से गुजर रहे थे और इसी के कारण इनकी मृत्यु हुई है। भारत के डिस्को किंग कहे जाते थे इंडियन म्यूजिक के और 1980s और 1990s में ये काफी ज्यादा फेमस हुए थे। अगली खबर है, ये है चन्नवीरा कन्नवी के बारे में। ये एक पोएट है, कन्नड़ भाषा के पोएट है, जिन्होंने काफी अच्छा अपना योगदान दिया है साहित्य में। इन्हें पोएट ऑफ रिकंसिलिएशन के नाम से भी जाना जाता था। इनका देहांत हो चुका है 93 वर्ष की आयु में, कर्नाटक के धारवाड़ में। अगली खबर है हमारी नेवी से। नेवी के अशोक कुमार जो है, इन्हें मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में यहाँ पे चुना गया है। फॉर्मर चीफ ऑफ नेवी वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जो है, इन्हें इस पद पे यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये पद हाल ही में अभी बनाया गया है और ये पहले इंडिया के नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और जितने भी सिविल इश्यूज है इसमें इनका सबसे प्रमुख रोल अब होगा। अब आते हैं लीगल न्यूज़ की ओर। पहली लीगल न्यूज़ ये है कि एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि रेरा जो है ये सरफेसी एक्ट के ऊपर प्रिवील करेगा। सरफेसी एक्ट जो है ये खासकर बैंकों के द्वारा रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। तो अगर किसी डेवलपर ने यहाँ पे किसी बैंक से लोन लिया है तो वो लोन को रिकवर करने के लिए सरफेसी एक्ट में जाएगा। अब यहाँ पर उस डेवलपर ने क्या करा, उस बिल्डर ने क्या किया कि कुछ घर बना दिए, उसका पोजीशन दे दिया, या उसमें पैसे ले लिए और इसका पोजीशन नहीं लिया। अब इस मामले में जो कंज्यूमर्स है, जो यहाँ पे होम बायर्स है, रेरा एक्ट के अंदर जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा है कि भले ही सरफेसी का मामला चल रहा है लेकिन रेरा उसको प्रिवील करेगा, उसके ऊपर यहाँ पर आएगा और ज़्यादा महत्व रखेगा। ये केस जो है ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजस्थान रेरा का केस। अगली जो खबर है ये कर्नाटक से है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक्यूज्ड
जेल में है, कस्टडी में है और वो अपीयर नहीं हो पा रहा है और उसका रिप्रेजेंटेशन किसी भी एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उस संबंध में वहाँ पे लीगल एड एडवोकेट अपॉइंट करना ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही तरफ से अपना पक्ष रखने का, दोनों ही पार्टी को, एक्यूज को भी अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। तो चलिए, आज का एनालिसिस हमारा यही समाप्त होता है, आज का समाचार हमारे यही समाप्त होते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीक्रेट।